नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अवैध हथियारों के व्यापार के बारे में। हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी ने अरेबियन सी में एक बहुत बड़ा हथियारों का जखीरा जब्त किया है और अरेबियन सी में यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी क्या कर रही है और ये हथियार कहां जा रहे थे, क्या पर्पस हो सकता है, ये पॉइंट्स भी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर मेरे प्लस कोर्सेज या स्पेशल क्लासेस के अपडेट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझे इस आईडी पर वहां फॉलो कर सकते हैं। अन्य सभी प्लेटफॉर्म्स पर मैं इस हैंडल पर उपलब्ध हूं। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको pathfinder_UPSC टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर इस वक्त कुछ काफी अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं जिनके बारे में जानकारी मैं आपको लेक्चर के अंत में देने वाला हूं। अमेरिका की नेवी ने कल ये घोषणा करी थी कि हमारे यूएसएस मॉन्टेरे नाम के गाइडेड मिसाइल क्रूजर यानी कि उनके एक नेवी के जहाज ने अवैध हथियारों को जब्त किया है नॉर्थ अरेबियन सी में। यहां पर एक शब्द इस्तेमाल किया गया है दाव। दाव क्या होता है? एक पुराने प्रकार का जहाज है जो जनरली लकड़े का बना होता है और यहां पर आपको शायद ढंग से नहीं दिख पा रहा होगा, बट ये एक पुराने प्रकार का जहाज है, लकड़ी का होता है और मध्य पूर्व के देशों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब ट्रेडिशनल शिप है, ये नए प्रकार के शिप तो लोहे के बने होते हैं, बट दिस इज अ मोस्टली वुडन शिप यूज्ड ट्रेडिशनली इन द मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज। अमेरिका की नेवी ने यह बताया कि इन्होंने ये बरामदगी उत्तरी अरब सागर में करी है, नॉर्थ अरेबियन सी में। एग्जैक्ट लोकेशन इन्होंने नहीं बताई है, लेकिन अभी ज्यादातर जो अनुमान लगाए जा रहे हैं वो यही है कि ये जहाज यमन की तरफ जा रहा था जहां पर अभी एक गृह युद्ध चल रहा है। हमारे लिए ये सिचुएशन क्यों थोड़ी सी अलार्मिंग या इंटरेस्टिंग है? क्योंकि भारत की अरेबियन सी के साथ बहुत लंबी कोस्टलाइन है और ये हमारे एक तरह से पड़ोस का ही इलाका है और एक अवैध हथियारों का नेटवर्क हमारे लिए भी भविष्य में चिंता का सबब हो सकता है। यूएस नेवी के जिस जहाज ने ये डिस्कवरी करी है ये ओरिजिनली बहरेन में बेस्ड है। बहरेन में यूएसए का एक नेवल बेस है। इन्होंने यहां पर बहरेन की सरकार के साथ डील कर रखी है, तो इसलिए यहां पर इनकी नेवी का बेस है। कई मध्य पूर्व के देशों के साथ यूएस के इस प्रकार के एग्रीमेंट्स हैं, जैसे सऊदी अरेबिया में काफी बड़ा आर्मी इंस्टॉलेशन है यूएसए का, वैसे ही बहरेन में इनका नेवी इंस्टॉलेशन काम करता है और इसीलिए यहां पर यूएस के जहाज गश्त करते रहते हैं, स्पेशली इन द पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान और अरेबियन सी के क्षेत्र में। इस फोटोग्राफ में आप वो दाव को थोड़ा और क्लियरली देख सकते हैं। ये लकड़ी की जो बोट है ट्रेडिशनल, इसमें ये बरामदगी करी गई और ये हथियार चाइना और रशिया देश में बने हुए थे, ये जरूर यूएसए ने बताया है। इन्होंने कहा है कि ये हथियारों का मैन्युफैक्चरिंग जो है ये रशिया और चाइना ने किया था, इन देशों के अंदर इनका मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन ये जा कहां रहे थे ये इन्होंने बताया नहीं है। इस फोटोग्राफ में आप इन जब्त हथियारों को देख सकते हैं। ये यूएसएस मॉन्टेरे के डेक पर सजाए गए हैं, तो इसमें बहुत सारी असॉल्ट राइफल्स हैं, मशीन गन्स हैं, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं, इस प्रकार के हथियार यहां पर जब्त हुए हैं। ठीक है, तो रशियन मेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं, चाइनीज टाइप 56 असॉल्ट राइफल्स, मशीन गन्स, स्नाइपर राइफल्स, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर्स यानी कि आरपीजी और एडवांस्ड ऑप्टिकल साइट्स। बेसिकली इट इज अ ड्रीम कम ट्रू फॉर अ पबजी प्लेयर। तो ये वाले हथियार सारे यूएस कस्टडी में है इस वक्त और ये कहां से आए हैं और कहां को जा रहे थे इसके बारे में अभी यूएस इन्वेस्टिगेट कर रहा है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग इनकी जरूर रशिया और चाइना में करी गई है। तो ये यूएसएस मॉन्टेरे यूएस की 5th फ्लीट का हिस्सा है जो बहरेन में बेस्ड है। मैंने आपको बताया था पहले भी कि बहरेन में इनका एक यूएस का बेस है और इस ऑपरेशन के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स यहां पर दी गई है। तो इसका कनेक्शन मोस्ट प्रोबेबली येमेन से बताया जा रहा है, क्योंकि येमेन में एक गृह युद्ध चल रहा है और वहां पर इस प्रकार के बहुत इलीगल हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं। कुछ इसी प्रकार के हथियार पहले भी जब्त किए जा चुके हैं यूएस नेवी के द्वारा और वो भी सभी येमेन की तरफ जा रहे थे। येमेन में 2015 से एक गृह युद्ध चल रहा है जिसमें एक तरफ ईरान के द्वारा सपोर्टेड हूती विद्रोही हैं और दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया के द्वारा लेड मिलिट्री कोएलिशन है जो दोनों देश के कंट्रोल के लिए, देश के कब्जे के लिए लड़ रहे हैं। इस गृह युद्ध के कारण येमेन में जो इंपोर्ट्स होते हैं उन पर इतनी निगरानी नहीं रखी जाती है, बंदरगाहों पर ज्यादा पुलिस या फिर किसी जांच एजेंसी का कंट्रोल नहीं है, तो आसानी से ये हथियार येमेन के बंदरगाहों के थ्रू देश में पहुंचाए जा रहे हैं। इन हथियारों के पकड़े जाने के बाद अरब देश और ईरान के बीच में पॉलिटिक्स और ब्लेम गेम भी शुरू हो गया है। यहां पर आप देख सकते हैं यूएई के मिनिस्टर ये आरोप लगा रहे हैं कि ये हथियार ईरान से आए हैं और ईरान के खिलाफ यूएन को एक्शन लेना चाहिए। सेम चीजें ईरान भी कह सकता है सऊदी अरेबिया और जो जीसीसी कंट्रीज हैं उनके खिलाफ, क्योंकि ये दोनों येमेन के गृह युद्ध में ऑपोजिट साइड पर हैं। तो अभी ये तय नहीं है, अभी तक यूएन ने कुछ नहीं कहा है इसके बारे में। एज ऑफ राइट नाउ जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं 10 तारीख को, तो अभी तक रशिया और चाइना की सरकारों ने कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं किया है अपनी तरफ से और एक अंदेशा यह भी जताया जा रहा है कि यह हथियार शायद सोमालिया या फिर हॉर्न ऑफ अफ्रीका की तरफ जा रहे हो, क्योंकि वहां पर भी काफी हथियारों की स्मगलिंग होती है, इलीगल हथियार वहां पर भी बहुत चलते हैं, क्योंकि
सोमालिया में 1993 से एक ग्लोबल आर्म्स एम्बार्गो लगा हुआ है क्योंकि सोमालिया में गृह युद्ध चल रहा है। तो 93 में ही दुनिया के सब देशों ने एक आर्म्स एम्बार्गो का मतलब होता है कि आप किसी के साथ व्यापार नहीं कर सकते, तो हथियारों का व्यापार रोक दिया गया था सोमालिया के साथ। तो कोई भी देश दुनिया का ऑफिशियली सोमालिया को हथियार नहीं बेच सकता, चाहे किसी को भी बेचो आप, विद्रोहियों को या सरकार को। यू कैन नॉट सेल वेपन्स टू एनीबडी इन सोमालिया, जो भी लड़ाई लड़ रहे हैं, वॉरिंग पार्टीज हैं। लेकिन फिर भी सबको बेचना है, पैसा कमाना है, तो इसीलिए सोमालिया को इलीगली हथियार सप्लाई करवाए जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई करते हुए पकड़ा जाएगा तो वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन का एक वायलेशन होगा और उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन 2016 से देखा जा रहा है कि कई बार ऐसे हथियार दूसरे देशों को बेचे जाते हैं और वहां की सरकारों के द्वारा वो अल्टीमेटली पहुंच जाते हैं सोमालिया के हाथ में। तो घुमा फिराकर वो हथियार पहुंच रहे हैं सोमालिया। तो ऐसे में ये भी एक चिंताजनक स्थिति है। 2016 में ऑस्ट्रेलिया की नेवी ने भी उत्तरी इंडियन ओशन में और अरेबियन सी के निकट इसी प्रकार का एक बहुत बड़ा हथियारों का जखीरा बरामद किया था, वो भी सोमालिया की तरफ जा रहा था। इस प्रकार से हथियार बरामद करने के लिए ऑपरेशंस ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएस, यूके, फ्रांस और कई पश्चिमी देश भी चलाते हैं क्योंकि वो रूटीनली इस एरिया को पेट्रोल करते रहते हैं। देखो, भारत का तो ये पड़ोस है, तो भारत तो पेट्रोलिंग करेगा, लेकिन ये बाकी के पश्चिमी देश या फिर ऑस्ट्रेलिया यहां पर पेट्रोलिंग क्यों करते हैं? क्योंकि ये अपने ट्रेड को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ये कहते हैं कि हमारा यहाँ पर व्यापार है, हमारा ऑयल यहाँ से आता है, तो इसीलिए इन्होंने बहरीन जैसे देशों में अपने नेवल बेसिस एस्टैब्लिश कर रखे हैं। और इनिशियली इनका टारगेट था पायरेट्स, समुद्री लुटेरे हैं जो अरेबियन सी या फिर हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास में कार्गो शिप्स को टारगेट करते थे। उनके खिलाफ ऑपरेशंस चलाने के लिए ये नेवीज एक्टिव थी। लेकिन धीरे धीरे ये पायरेट्स के ऊपर टारगेट कम कर रहे हैं क्योंकि पायरेसी थोड़ी कम हो चुकी है, लेकिन इलीगल हथियारों का व्यापार बढ़ रहा है, तो इसके खिलाफ ये लोग क्रैकडाउन अपना बढ़ा रहे हैं। तो यूएस कहता है कि ये जरूरी है ताकि हम हमारी कमर्शियल शिपिंग को यहां से अनावरत जारी रख सकें, खास करके जो ऑयल की सप्लाई आती है गल्फ कंट्री से, उसको हम सेफ रख सकें, आतंकवाद से बचाव कर सकें और ड्रग ट्रैफिकिंग को भी रोक सकें। तो इस सब से जुड़ा हुआ ही है हथियारों का मामला, क्योंकि जितने ज्यादा हथियार सप्लाई होंगे उतना ज्यादा आतंकवाद, ड्रग ट्रैफिकिंग, ये सब भी बढ़ेगा। इसीलिए हम हथियारों को भी कंट्रोल करना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं दुनिया के अंदर हथियारों के व्यापार की, दोनों लीगल और इलीगल। तो पहली बात तो आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि अभी भी ग्लोबली यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कोई एक सिंगल डेफिनेशन नहीं है हथियार के लिए कि किसे हम आर्म्स बोलेंगे। आर्म्स में पिस्टल भी आ जाती है जो एक छोटी सी बंदूक है, उसके बाद एक रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर भी आ जाता है, आरपीजी लॉन्चर्स भी आ जाते हैं, उसमें स्नाइपर राइफल्स भी आ जाती हैं, सब कुछ आर्म्स में कंसिडर किया जाता है। तो एग्जैक्टली आर्म्स की शुरुआत कहां से होगी और कहां खत्म होती है, इसका कोई डेफिनेशन तय नहीं है। लेकिन अगर एक मोटे तौर पर हम दुनिया के सभी देशों के मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स को भी जोड़ें तो 3.6 ट्रिलियन डॉलर के आसपास ये आंकड़ा बैठता है। 2013 में कई देशों ने मिलकर एक आर्म्स ट्रेड ट्रीटी साइन करी थी, जिसके तहत ये डिसाइड किया था कि हम उन्हीं देशों को हथियार बेचेंगे जहां पर कोई गृह युद्ध नहीं चल रहा है या फिर हथियारों का इलीगली काम नहीं हो रहा, जेनोसाइड के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा, यानी कि प्रॉपर मिलिट्री के लिए जो काम होते हैं केवल उसके लिए हथियारों का इस्तेमाल होगा, उन्हीं देशों को हथियार बेचे जाएंगे। तो ये संधि जो है, इस पे पहली बात तो सारे देशों ने साइन नहीं किया है, भारत ने भी अभी तक साइन नहीं किया है। और इस संधि के होने के बावजूद ग्लोबल आर्म्स ट्रेड लगातार बढ़ता जा रहा है। तो कायदे से ये बढ़ना नहीं चाहिए था, लेकिन लगातार 2003 के बाद भी ये पूरी दुनिया का ग्लोबल आर्म्स ट्रेड बढ़ रहा है। एक बार ऐसा लगा था कि कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद हथियारों की बिक्री कम हो जाएगी, और हो भी गई थी। कुछ सालों के लिए हथियार बहुत कम बेचे गए थे इन द 1990s, लेकिन 2003 के बाद लगातार हथियारों का व्यापार ऊपर ही जा रहा है। अब यहां पर एक एस्टिमेट लगाया जाता है कि दुनिया में अवैध हथियारों का जो व्यापार है वो $1 बिलियन से ऊपर का है, लेकिन इसका एग्जैक्ट एस्टिमेट लगाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये एस्टिमेट हम लगा रहे हैं केवल जो हथियार जब्त किए जाते हैं उनके बेसिस पर। तो कई एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि यह आंकड़ा बहुत ही छोटा है और इसमें कहीं पर भी कोई भी हम संज्ञान लेकर नहीं बता सकते कि कितना बड़ा ये व्यापार है। इट कुड बी वेरी बिग, लेकिन मिनिमम इतना तो है ही, $1 बिलियन का तो मिनिमम ये व्यापार है। अब अगर आप लीगल ट्रेड की बात करें तो अमेरिका दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। तो जो चौकीदार बना बैठा अमेरिका अभी दुनिया में इलीगल हथियार जब्त कर रहा है, तो ज्यादातर व्यापार हथियार उसी के द्वारा सप्लाई किए जाते हैं। अगर आप 2017 के आंकड़ों को देखेंगे तो यूएसए ने $143 बिलियन के वर्थ के हथियारों को एक्सपोर्ट किया था। दूसरे नंबर पर जो रशिया आता है उसमें और यूएसए में फर्क देखिए, यहां पे $10 बिलियन है, यहां पर $143 बिलियन। कितना है? ऑलमोस्ट 14 टाइम्स ज्यादा बड़ा एक्सपोर्टर है यूएसए हथियारों का। और बाद में कई सारे पश्चिमी देश हैं यूरोप के, जैसे कि फ्रांस, यूके, जर्मनी, चाइना, ये भी सब बड़े बड़े आर्म्स एक्सपोर्टर्स हैं। लेकिन दुनिया में सबसे बड़ा आर्म्स एक्सपोर्टर अभी भी यूएसए है। अब मैं आपको कुछ ग्राफ्स दिखाता हूं, कुछ आंकड़े दिखाता हूं।
दुनिया में हर देश हथियारों को रेगुलेट करता है, मोस्टली हर देश करता है। हथियार आप बिना लाइसेंस के नहीं रख सकते, सरकार के पास रजिस्टर कराना जरूरी होता है। इस प्रकार के नियम कानून कायदे हैं। कई देशों में तो हथियार रखना अलाउड भी नहीं होता है, जैसे कि कुछ यूरोपियन कंट्रीज में प्राइवेट सिटीजन्स हथियार नहीं रख सकते। लेकिन ज्यादातर जो देश हैं वो अलाउ करते हैं, कई देश अलाउ करते हैं, ज्यादातर कहना गलत होगा। लेकिन इन देशों में अगर लोग बिना परमिशन के हथियार रखते हैं तो उसको इल्लीगल हथियार कहा जाता है। तो जो इल्लीगल हथियार सीज किए जाते हैं दुनिया में, उनका अगर हम आंकड़ा देखें तो उसके अनुसार हमें पता चलता है कि सबसे बड़ा जो हथियारों का टाइप है वो है स्मॉल आर्म्स एंड लाइट वेपन्स। इसका मतलब ऐसे हथियार जो आप आसानी से कैरी कर सकते हैं। स्मॉल आर्म्स का मतलब यही कि छोटी बंदूक जिसको आप आसानी से लेकर घूम सकते हो। तो स्मॉल आर्म्स में एक छोटी पिस्टल भी आ जाती है, कुछ छोटी इतनी इतनी मशीन गन्स होती हैं वो भी आ जाती हैं। तो ये सारे स्मॉल आर्म्स एंड लाइट वेपन्स, जिनको SALW कहा जाता है, ये सबसे बड़ा परसेंटेज है। 72% हथियार इस प्रकार के हैं। और उसके बाद जो कुछ बड़े हथियार होते हैं, जैसे कि वो रॉकेट लॉन्चर्स, एंटी टैंक मिसाइल्स और ये सब जो हैं, ये बड़े हथियारों की कैटेगरी में आ जाते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो 72% तो ये स्मॉल आर्म्स है। इसमें भी कुछ पिस्टल हैं 40%, राइफल 18%, शॉटगन 25%, रिवॉल्वर 14%। तो ये सब सीज्ड फायर आर्म्स है जो दुनिया में पुलिस या मिलिट्री ने सीज किए हैं। उसके बाद ये मैप आप देखिए, ये बताता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार कहां से कहां की तरफ जा रहे हैं। तो देखिए, अगर आप बड़े हथियारों की बात करें, लार्ज वेपन्स जैसे कि मिसाइल्स एटसेट्रा, तो दुनिया में ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग उसकी नॉर्थ अमेरिका में हो रही है। और ये जो आपको डॉटेड एरो लाइन दिख रही है, ये जा रही है मध्य पूर्व में। तो मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा हथियारों का सप्लाई हो रहा है, लार्ज वेपन्स का। उसके बाद अगर आप छोटे वेपन्स देखोगे तो एशिया से या चाइना से ये जा रहे हैं यहां पर मिडिल ईस्ट के अंदर। उसके बाद अफ्रीका में भी काफी सारा इनफ्लो है कई देशों से, लेकिन ये बहुत ही स्मॉल है। जो आपको ग्रे कलर के एरोज नजर आएंगे, ये सब छोटा फ्लो है, मतलब इट्स नॉट दैट बिग अ फ्लो। तो सबसे बड़े जो सप्लाईज हैं वो अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका से ही है। तो यहां से मिडिल ईस्ट, यहां से जा रहा है साउथ अमेरिका। और सबसे बड़ी वेपन सप्लाई तो मैक्सिको की तरफ जा रही है, क्योंकि मैक्सिको के अंदर भी कई एरियाज में ऑलमोस्ट सिविल वॉर के हालात हैं। मतलब सिविल वॉर थोड़ा खैर ज्यादा एक्सट्रीम टर्म हो जाएगा, बट वहां पर सिक्योरिटी सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है। ड्रग कार्टेल्स वगैरह बहुत हैं मैक्सिको में, तो उनको भी हथियार जा रहे हैं इलीगली यूनाइटेड स्टेट से। तो आप देखोगे कि यूएस और यूरोप ये सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं और यहां से हथियार पूरी दुनिया में सप्लाई किए जा रहे हैं, खास करके सेंट्रल अमेरिका, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और साउथ अमेरिका में। अब इस ग्राफिक में आप देख सकते हैं कि दुनिया में जितने भी अवैध हथियार जब्त किए गए हैं वो कहां पर बने हैं और वो कहां की तरफ जा रहे थे। अगर आप इनको कंपेयर करोगे तो ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग दक्षिणी यूरोप की है। दक्षिणी यूरोप में क्या आ जाता है? इटली, फ्रांस, ये वाले देश, स्पेन, इन देशों में मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज्यादा थी। और ये हथियार जा कहां की तरफ रहे थे? नॉर्थ अमेरिका की तरफ। नॉर्थ अमेरिका में मेनली क्योंकि जो मैक्सिको और मैंने आपको बताया कि दक्षिण अमेरिकी, नॉट दक्षिण अमेरिकी, सेंट्रल अमेरिकी देशों में कई जगह आर्म्ड अपराइजिंग्स वगैरह चल रही हैं। तो इन देशों के अंदर सबसे ज्यादा आउटफ्लो था, इन देशों की तरफ सप्लाईज थी। एक रीजन ये भी हो सकता है कि यहां पर थोड़ा सिक्योरिटी टाइट है, यूएस की पेट्रोलिंग वगैरह अच्छी है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पास, तो ये हथियार पकड़े ज्यादा जाते हैं। तो इसीलिए आप देखोगे कि नॉर्थ अमेरिका की तरफ जाने वाले हथियार जब्त ज्यादा हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार यहां पर जा रहे हैं। वैसे एस्टिमेट्स यही कहते हैं कि सबसे ज्यादा हथियार जहां मिडिल ईस्ट की तरफ रहे हैं या फिर अफ्रीका की तरफ जा रहे हैं, लेकिन यहां पर इनको पकड़ा नहीं जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग साउथ यूरोप और जाते कहां है? नॉर्थ यूरोप की, नॉर्थ अमेरिका की तरफ। और ये सारे ग्राफिक्स और आंकड़े जो मैं आपको बता रहा हूं, ये यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम की ग्लोबल स्टडी ऑन फायर आर्म्स ट्रैफिकिंग 2020 रिपोर्ट के बेसिस पर है। ये सारे ग्राफ्स मैंने वहीं से लिए हैं। एक और चीज आप देखिए, जिन देशों में अवैध हथियारों को जब्त किया जाता है वो किस लिए जब्त किया जाता है, किस स्टेज पर जब्त किया जाता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर यूरोप के 16 देशों का इसमें सर्वे देखोगे तो 76% हथियार तब जब्त किए जाते हैं वो जब लोगों के पास पहुंच चुके होते हैं इल्लीगल या इलिसिट पोजेशन के लिए। तो मान लो मैं यूरोप में रह रहा हूं और मैंने हथियार कोई अवैध रूप से ले लिया है, मेरे पास वो पहुंच गया है, फिर अगर पुलिस मुझसे उसको जब्त कर रही है तो वो पोजेशन कहलाता है। यानी कि वो मुझ तक पहुंचा कैसे? फैक्ट्री से बनकर पहुंचा है, तो किस स्टेज पर उसको सरकारों के द्वारा जब्त किया जा रहा है। तो आप देखोगे कि केवल मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पर तो 8% हथियार जब्त हो रहे हैं कि इलीगल फैक्ट्री पर रेड डालकर वहां पर हथियार को जब्त कर लिया, ऐसा केवल 8% होता है। या फिर जब उसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है तब भी केवल 8% हथियार पकड़े जा रहे हैं। जब वो जनता के हाथ में पहुंच जाते हैं तब 76% हथियारों को यहां पकड़ा जा रहा है। अफ्रीका में भी यही है, 67% पोजीशन है, 7% है यहां पर ट्रैफिकिंग और 8% मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पर। लैटिन अमेरिका के अंदर ये वाला आंकड़ा थोड़ा सा कम है। यहां पर आप देखोगे कि ट्रांसपोर्टिंग के समय काफी हथियार जब्त हो जाते हैं। तो ये इसका कारण यही हो सकता है कि यूएस अपने पड़ोस में थोड़ा सा एक्टिवली सिक्योरिटी पर ध्यान देता है, यानी कि वहां पर जब्ती ज्यादा, सख्ती ज्यादा है और इसीलिए सीजर्स वगैरह ज्यादा होते हैं।
तो मैं इस ग्राफिक के माध्यम से आपको बस ये बताना चाहता हूं कि हथियारों का ट्रेड या नेटवर्क इतना वेल एस्टैब्लिश्ड है कि लोगों के हाथ में पहुंचने के बाद पुलिस और दूसरी एजेंसीज को यह पता चलता है कि इलीगल हथियार लोगों के हाथ में आ चुके हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पर क्रैकडाउन नाम मात्र का है, बहुत ही कम परसेंटेज है। जब वो ट्रांसपोर्ट होता है, जब वो मैन्युफैक्चर होता है हथियार, उस स्टेज पर उसको नहीं पकड़ा जाता है, यानी कि वहां पर वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। अब जनता के हाथ में आ गया तो अब जनता उसका कुछ नहीं कर पा रही, ना छुपा पा रही है, वो इस्तेमाल कर रहे हैं उसका और पकड़े जा रहे हैं। तो ये आपको बताता है कि इलीगल वेपन्स ट्रेड कितना वेल ऑयल्ड मशीन है। अब यहां पर कुछ बातें बताई गई है इस स्लाइड में कि कैसे पकड़े जाते हैं हथियार। कभी छोटा जखीरा बरामद होता है, कभी बहुत बड़ा सीजर होता है। तो जनरली लैंड क्रॉसिंग या लैंड बॉर्डर पे देखा जाता है कि छोटे हथियार बरामद होते हैं, 1 या 2 ट्रक, लेकिन जहाजों के माध्यम से बड़े बड़े शिपमेंट्स भेजे जाते हैं, क्योंकि जहाज पे आसानी से बड़ा शिपमेंट भेजा जा सकता है। जितना बड़ा कंसाइनमेंट पकड़ा जाता है उससे ये पता चलता है कि उसका इस्तेमाल क्या होने वाला था। अगर वो इतने सारे हथियार हैं, इसका मतलब वो प्रोबेबली युद्ध के लिए या फिर किसी अपराइजिंग के लिए या किसी और लड़ाई के लिए जा रहे हैं। अगर मान लो 25-30 बंदूकें कहीं पकड़ी जाती है तो वो हो सकता है किसी एक छोटे मोटे शहर के अंदर कोई दंगा करवाने के लिए भेजी जा रही हो, कोई पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट के लिए हो, या पर्सनल यूज के लिए भी हो सकती हैं, गैंग फाइट के लिए भी हो सकती हैं। लेकिन अब अगर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो शहरों में माफिया डॉन तो मंगवाएंगे नहीं, वो कहीं ना कहीं गृह युद्ध के लिए या किसी देश के आर्मी के इस्तेमाल के लिए ही इलीगली भेजा जा रहा है। तो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। अगर आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो इन दोनों टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अनअकैडमी की तरफ से 3 फ्री टेस्ट सीरीज चलाई जाती हैं छात्रों के लिए, आप उनका फायदा उठाइए, अपने प्रीलिम्स के स्कोर को बढ़ाइए। इन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए आपको नीचे दिए गए लिंक्स पे क्लिक करना है और एक कोड मांगा जाएगा, तो महिपाल कोड यूज कर लीजिए और टेस्ट सीरीज आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। पाथफाइंडर, राइज और वर्ल्ड अफेयर्स नाम से हमारी 3 टेस्ट सीरीज हैं। अगर आप यूपीएससी 2022 या 23 की तैयारी कर रहे हैं तो भारत के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा आप लाइव क्लासेस पढ़ सकते हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन को लेकर। यहां पर अभी 4 अलग अलग ऑफर चल रहे हैं। पहले ऑफर के तहत आपको 3 महीने की एक्सटेंडेड वैलिडिटी मिलेगी अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। सेकंड, आपको 20 किताबें जीएस का मटेरियल फ्री में उपलब्ध होगा, प्रिंटेड मटेरियल, अगर आप अभी 1 ईयर मिनिमम सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तीसरा ऑफर, आपको ईएमआई पर ये प्लान मिल सकता है, तो आपको हर महीने एक बहुत ही छोटा अमाउंट पे करना है फॉर दिस सब्सक्रिप्शन। एंड चौथा, अगर आप महिपाल कोड को यूज करते हैं तो आपको 10% फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा इन सभी कोर्सेज पर। तो आपको ये वाली प्राइसेस पे नहीं करनी है। 1 साल का सब्सक्रिप्शन 44,500 रुपीज का आपको पड़ेगा, उसमें भी आपको किताबें फ्री मिल रही है, 3 महीने एक्सटेंडेड वैलिडिटी है, और हाँ, अगर प्रीलिम्स की डेट आगे चली जाती है तो आपकी वैलिडिटी भी प्रीलिम्स की डेट तक एक्सटेंड कर दी जाएगी। ऑलराइट, आइकॉनिक कोर्स के अंदर आपको एक मेंटोर प्रोवाइड किए जाएंगे जो आपको डे टू डे प्रिपरेशन में गाइड करेंगे और आपके मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी आपको करवाएंगे। अगर आप प्लस कोर्सेज को ज्वाइन करते हैं तो अभी मेरा आर्ट एंड कल्चर का प्लस कोर्स चल रहा है, उसको भी आप अवेल कर सकते हैं। रात को 8 बजे उसकी डेली क्लास होती है। ऑप्शनल की तैयारी करने के लिए भी आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑप्शनल प्लस जीएस का जो कंबाइंड कोर्स है, अब उसका प्राइस 25% स्लैश कर दिया गया है, तो ये वाले प्राइसेस अब आपको पे नहीं करने हैं। यहां पर ये कोर्स 57,000 का हो गया और इसमें भी आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप महिपाल कोड यूज कर लेते हैं। इन सभी एग्जाम्स की तैयारी के लिए भी कोर्सेज अवेलेबल हैं प्लेटफॉर्म पर। डू विजिट unacademy.com एंड चेक देम आउट। और हर रविवार को होता है कॉम्बैट, जो कि एक ऑल इंडिया स्कॉलरशिप कम मेरिट टेस्ट है। इसमें आप अपनी रैंक भी देख सकते हैं, भारत के सभी एस्पिरेंट्स के सामने मुकाबले आप कहां पर ठहरते हैं। और अगर आपको अनअकैडमी स्कॉलरशिप चाहिए तो इसमें आपको स्कॉलरशिप जीतने का, फ्री में कोर्स सब्सक्रिप्शन जीतने का मौका है। तो टॉप 500 रैंकर्स के लिए यहां पर स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। हिंदी में भी होता है कॉम्बैट। कॉम्बैट में रजिस्टर करने के लिए आपसे एक कोड मांगा जाएगा, उस वक्त वहां पर आप महिपाल कोड एंटर कीजिए और ये फ्री में एनरोल कर सकते हैं इसमें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।